धन्यवाद। धार्मिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पर आज मुझे इतने ऑगस्ट पैनल के सामने बोलने का अवसर दिया जा रहा है। आज इस सेशन के चेयर राजशेखरन साहब सर, आपकी अनुमति से हम लोग कुछ यहाँ अपने विचार रखेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि उदयन साहब इंडोनेशिया से आए हैं। बहुत मन है देखने का आपके देश को, आपके आसपास के देशों को। मुझे याद है जब इंडोनेशिया से हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव किया था तो इंडोनेशिया से रामलीला आई थी, और इंडोनेशिया की रामलीला से जितने पात्र आए थे सब मुस्लिम्स थे। और उन्होंने पात्रों ने जब योगी जी से इंटरैक्ट किया तो उनमें से अंततोगत्वा जो हनुमान बने थे, उन्होंने कहा हम थे तो ओरिजिनली जहाँ के थे, और फिर बाद में हमारा जो है कन्वर्जन हुआ। तो निश्चय ही हमारे अपने अंदर जो कल्चर है वो वही रामायण का ही कल्चर है। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे मुख्यमंत्री जी को उस समय बहुत खुशी हुई थी। इंडोनेशिया से हम रामलीला लेकर आए थे। यहाँ पर बैठे मेरे अपने बैचमेट और आज की तारीख में बहुत प्रोएक्टिव स्पीकर मनोज श्रीवास्तव जी, आज इस कार्यक्रम में कल्चरल कॉन्क्लेव अगर होता तो मैं आता नहीं, क्योंकि सौरभ आए मेरे घर पर, उन्होंने कहा कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव है। तो मैंने कहा कल्चर से तो मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन इकोनॉमी से ज़रूर थोड़ा बहुत निकट हूँ, तो इसलिए मैंने आज स्वीकार किया। तो मनोज जी कल्चर पे और कल्चर के ऊपर मेरे ख्याल से वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन द कंट्री हैं। और मालिनी जब भी कभी सोचती हैं किसी भी चीज़ पर करने के लिए परिचर्चा, तो मनोज जी जरूर आमंत्रित होते हैं। मुझे बार बार पता लगता है कि मनोज जी जो है कहीं वाराणसी में साथ में थे, कहीं और साथ में थे। मनोज जी मेरे बैचमेट, उनका मैं अभिवादन करना चाहूँगा। यहाँ मंच पर बैठे हमारे और साथी, यहाँ के जो है सूत्रधार, आप सभी लोगों का मैं अभिवादन करना चाहूँगा। मुझे आज धार्मिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पर बोलने के लिए कहा गया है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 5 साल मैं अदर देन द वेरियस projects that we undertook and other than the various responsibilities that I had, कल मैं महाराष्ट्र में था, मुंबई में। तो हमारा एक जो दूसरा एस्पेक्ट था एक्सप्रेसवेज बनाने का, उसके लिए मुझे जो है एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला। एक्सप्रेसवेज जो है सड़कें, तेज गति से चलने वाली सड़कें हैं, और उसमें हमारे प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी रूपरेखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखवाई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया, और जहाज से हम लोग सड़क पर प्रधानमंत्री जी को पहली बार देश में जो है उतारा उनको। ये जो काम हम लोगों ने अपने प्रदेश में किया, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम किया, एक गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। तो ये जोड़ने वाला, सड़कों से जोड़कर पूरे प्रदेश को जोड़ने वाला जो काम है, ये भी एक कल्चरल काम है, और मुझे कल उसका अवसर मिला। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ, होम सेक्रेटरी होने के साथ साथ मुझे 5 साल धार्मिक अफेयर्स का भी सेक्रेटरी होने का एक अवसर मिला, और उसी कड़ी में जो है काशी विश्वनाथ धाम का जो पूरा कार्य है उसको प्रदेश स्तर से आगे बढ़ाने में मुझे जो है एक अपना योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं वाराणसी का कलेक्टर भी बहुत पहले रहा हूँ 99 में, और जब ये प्रोजेक्ट हम लोग के सामने आया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि काशी विश्वनाथ धाम से गंगा जी दिखाई दें, और ये उन्होंने बहुत फेमस है, उनकी माँ ने उनको बताया, उन्होंने इसका जिक्र किया। और गांधी जी जब कभी गए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि काशी विश्वनाथ धाम को कहीं ना कहीं डेवलप करना होगा। बहुत छोटी सी गली में, बहुत छोटी सी जगह में था। तो ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ कि पहली बार जो है एक हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिससे विश्वनाथ धाम के जो पूरा मंदिर है उससे जो है गंगा जी तक जाने का अवसर मिले। इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा हाईएस्ट लेवल से तय हुई। इस प्रोजेक्ट के जो है आर्किटेक्ट्स
बिमल पटेल साहब जो है उन्होंने पहले भी इस क्षेत्र में काम कर रखा था। उन्होंने बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुमोदित कराकर फिर उसको लॉन्च कराया। इस प्रोजेक्ट में योगी जी ने कम से कम नहीं होगा तो 15 से जब वाराणसी गए तब जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो वो आगे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट उन्होंने टेकअप किया। और सबसे बड़ा चैलेंज था इस प्रोजेक्ट का कि 301 जो मकान खरीदे जाने थे, 301 मकान जो एक्वायर किए जाने थे, लोगों को ये समझाना कि भाई आप इस मकान का वाजिब मुआवजा लेकर इसको जो है हमें उपलब्ध कराएं, जिससे कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कंसीव किया गया उसको आगे ले जाएं। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। लोगों में विश्वास ही नहीं था, लोगों में विश्वास ही नहीं था कि ऐसा प्रोजेक्ट हो भी सकता है। कई लोग तो इसको जो है ये सोचते थे कि ये ठीक है, बात चली है तो देखी जाएगी क्या होगा। लोगों को विश्वास ही नहीं था कि टाइम से ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। लोगों को ये विश्वास ही नहीं था कि इतना खूबसूरत हो जाएगा। लोगों को ये विश्वास ही नहीं था कि ये प्रोजेक्ट जो है, जो इसकी परिकल्पना थी, उस परिकल्पना के अनुरूप मौके पर जो है दिखाई देगा। और मुझे बताने में खुशी है कि लगभग 301 मकानों को जब धीरे धीरे करके 1 to 1 बात करके एक्वायर करने की कार्रवाई की गई तो शुरुआत में तो कहीं ना कहीं दिक्कत आई। शुरुआत में तमाम सारे लोगों ने विरोध किया। योगी जी ने फ्रंट पे आकर हर संत महात्मा, हर जो ऐसे वर्ग को जो है उनको समझाया, उनको बताया, हम लोगों को लगाया और अंततोगत्वा जो है वहाँ पूरे एरिया में जितनी आवश्यकता थी भूमि लगभग 400-450 करोड़ में क्रय की गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसकी जैसी रूपरेखा तय हुई थी, वो प्रोजेक्ट तुरंत टेंडर हुआ। एक कंपनी है जिसका नाम है PS पटेल, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कार्य शुरू किया और 2 फेज़ में इस कार्य को अब पूरी तरह से कंप्लीट करके अब जब आप कभी वाराणसी जाएं और आपका जाना अनिवार्य है तो गंगा जी में नदी के रास्ते से, नदी से चढ़कर आप अगर दिव्यांग हैं तो एस्केलेटर के माध्यम से, अदरवाइज आप सीढ़ी चढ़कर सीधे काशी विश्वनाथ तक जा सकते हैं। मैं इतनी लंबी कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आज मुझे कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव के लिए बुलाया गया है, तो इकोनॉमी पार्ट आपको समझा रहा हूँ कि 1 जनवरी को लगभग 5 लाख लोगों ने जो है काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया, जहाँ वहाँ 5 से 10 हज़ार लोग से ज़्यादा नहीं जाते थे। मुश्किल से 5,000 लोग जा पाते थे, मुश्किल से 5,000 लोग जा पाते थे पर डे। वहाँ आज ऑन एन एवरेज 1 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज अगर हम देखें तो एक व्यक्ति का एवरेज एक्सपेंडिचर जो है लगभग वाराणसी में अगर वो 1 या 2 दिन भी रहा तो 2,000 रुपये से कम क्या होगा। और अगर 2,000 रुपये का एक्सपेंडिचर है और लगभग 1 लाख लोग डेली आ रहा है तो ये अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में कन्वर्ट करें तो उसका एक्सपेंडिचर 20 करोड़ रुपया प्रतिदिन का है। और अगर हम इसको 30 दिन से मल्टीप्लाई करें तो 600 करोड़ रुपया प्रतिदिन का होता है, प्रति माह का होता है। 600 करोड़ का अगर आप आधा भी कर दें तो 300 करोड़ रुपया जो है कम से कम उसकी इकोनॉमी, कल्चरल पार्ट का इकोनॉमी एस्पेक्ट है। और इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 900-950 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और 900 करोड़ रुपए खर्च पर लगभग 3 माह में 900 ही करोड़ रुपए की जो है आमदनी वाराणसी जैसे ज़िले को अगर हो जाती है तो इससे बेहतर क्या एग्जाम्पल वर्ल्ड ओवर हो सकता है कि हम अपनी धरती पर अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स को, जो धाम सबसे महत्वपूर्ण हमारे पूरी इकोनॉमी में, हमारे पूरे सिस्टम में है, जहाँ के लिए हर आदमी सोचता है कि वहाँ चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे कहीं का हो, कि बाबा के दर्शन तो करने ही हैं। तो उसके लिए अगर हम व्यवस्था करते हैं तो ये जो सस्टेनेबिलिटी का, धार्मिक सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है, ये मॉडल जो है उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में योगी जी के मार्गदर्शन में जो ये प्रारंभ हुआ है, निश्चय ही ये एक ऐसा
प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा आउटपुट है जिसको कहीं ना कहीं और डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत है। आज की तारीख में कई दिन ऐसे आते हैं वाराणसी में जहां आप अगर जाएं और आपने पहले से व्यवस्था नहीं कर रखी है तो पूरे वाराणसी में किसी एक होटल में एक कमरा तक आपको अवेलेबल नहीं होगा। आज की तारीख में उस पूरे एरिया में नाव वालों की जो है उनकी जो है पूरी इकॉनमी डेवलप कर गई है, जो गाड़ी और ड्राइवर्स और टैक्सी सर्विसेज हैं उनकी पूरी इकॉनमी डेवलप कर गई है, जो स्ट्रीट फूड के वेंडर्स हैं, चाट बनाते हैं, जो चाट पकौड़ी ये वो करते हैं, उनका पूरा डेवलपमेंट हुआ है, जो म्यूज़िक और म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने अब जगह जगह जो है अपने इन जगहों पर जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया है। वहीं पर सुबह बनारस का जो है पूरा आयोजन होता है और तमाम सारे छोटे बड़े कलाकार जो है डेली वहाँ पर जो है अपना योगदान दे रहे हैं। तो जहाँ कल्चरल ज़बरदस्त रूप से जो है उसमें कायम हो रहा है। मुझे वो भी अवसर प्राप्त था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ सभी कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ उस नदी पर जो है वहाँ जो हम लोगों ने शुरू किया था जी हाँ नौकायान यानी क्रूज बोट जो शुरू किया था उस पर जो है लोगों ने उसका फ़ायदा लिया। इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेंच प्रेसिडेंट, जर्मन प्रेसिडेंट, न जाने कितने लोगों को हमें दिखाने का मौका मिला। तो वाराणसी एक ऐसी जगह है जहाँ लोग पहले से जाते ज़रूर थे लेकिन उसका जो एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट था उसमें मेरे हिसाब से लगभग 100 टाइम्स डेवलपमेंट जो हुआ है। ये जो धार्मिक सस्टेनेबिलिटी का जो मॉडल काशी विश्वनाथ धाम का है ये स्टडी करने लायक है। इंडिया थिंक काउंसिल के लिए चैलेंज होगा सौरभ जी के उनके लिए कि आप अपनी एक टीम बनाकर एक थर्ड पार्टी के रूप में एक अलग एक्सपर्ट्स को लगाकर आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को लगाएं, स्टडी करिए, सहयोग हम लोगों से लीजिए और अपनी एक फाइंडिंग दीजिए कि कैसे हम लोग धार्मिक सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा आपको अयोध्या। वाराणसी में जैसा मैंने बताया मैं वहाँ कलेक्टर रह चुका हूँ और मुझे मालूम है कि 99 के आसपास वहाँ काशी विश्वनाथ धाम तक पहुँचना एक चैलेंज हुआ करता। अगर हम लोगों ने एक सस्टेनेबिलिटी के लिए जो एक जिले स्तर पर होता है सफाई का एक पूरा अभियान चलाया एक सुबह संडे के दिन और 9:30 बजे जब 6 बजे से अभियान चला के 9:30 बजे चालू हुए, 99 की बात बता रहा हूँ, तो ऊपर 3rd फ्लोर से एक प्लास्टिक के पैकेट में कूड़ा एक धड़ से मेरे आँख के सामने लोगों ने डाला। तो ये जो वो स्थिति थी और अब जो स्थिति है जहाँ सर्च लाइट्स के साथ सुंदर रात में भी आप उस धाम का दर्शन कर सकते हैं, ये एक चैलेंज हमारे सामने है। मैं दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा अयोध्या का। वहाँ का भी मैं कलेक्टर रहा हूँ अयोध्या का, और अयोध्या में जब मैं 97 में था तो हर आदमी अयोध्या के नाम से डरता था कि कुछ मत करो, अगर कुछ यहाँ करोगे तो विवाद हो जाएगा। तमाम सारे लोग कुछ न कुछ करेंगे, अखबार वाले कुछ बोलेंगे, कहीं टीवी चैनल वाले बोलेंगे। और अयोध्या में दिवाली में जो राम की दिवाली है, दिवाली राम की है, उस दिवाली पर कुछ नहीं होता। 2017 में योगी जी ने पूछा, पहली बार जब दिवाली आ रही थी कि अयोध्या में होता क्या है, तो मैं साथ था। उस समय मेरे पास टूरिज़्म का चार्ज भी था, सूचना का चार्ज भी था। तो मैंने उनको कहा कुछ नहीं होता है, और मैंने कहा कि अगर दिवाली का नाम ले लीजिए या कोई कार्यक्रम का नाम ले लीजिए तो वहाँ लोग घबरा के आगे पीछे हो जाते हैं कि किसी तरह हम विवाद से बचे रहे। और आज की तारीख में 2017 में जहाँ दीपोत्सव वहाँ प्रारंभ हुआ और 2019 में 20 में फिर पूरी ये व्यवस्था राम मंदिर की तय हुई। आज वहाँ पर फिर धर्मार्थ कार्य विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। धर्मार्थ कार्य विभाग ने लगभग 1200 करोड़ रुपए की सड़कें अयोध्या के लिए केवल इसलिए बनाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत करके काम शुरू किया है। क्यों? क्योंकि अयोध्या में भी मैं वहाँ मंदिर के बाहर खड़ा था एक दिन, मैंने कहा कि जो सड़क के किनारे तमाम सारे लोग खिलौने और तमाम सारी चीज़ें बेचते, मैंने पूछना शुरू किया एक व्यक्ति से कि भाई बताओ कितने लोग आजकल आ रहे हैं। तो
तो बोला अयोध्या में तो संख्या और सीमित थी, अयोध्या में 1000, 2000, 3000 से ज़्यादा लोग राम मंदिर के दर्शन करने नहीं आया करते थे, क्योंकि दर्शन का मतलब केवल वो जाल में, लोहे के जाल के अंदर से 1 सेकंड के लिए कुछ थोड़ा सा देखना और चले जाना होता था। आज की तारीख में अयोध्या इटसेल्फ में जो है 50,000 से ज़्यादा लोग जो है सामान्यतः दर्शन करते हैं। मुझे कल ही चंपत जी ने खबर दी कि अयोध्या में दर्शन का समय अब बढ़ाना पड़ गया है, क्योंकि पहले ये था कि बाल गोपाल है, बचपन का उनका वो है, तो बहुत कम समय के लिए उनको जो है दर्शन के लिए रखा जाता था। बच्चे हैं तो उनको कितनी देर वो जगे रहेंगे, सोते भी थे, दिन में भी सोते थे, तो अब उनको जो है उनका समय बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इतने सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं। आज अयोध्या के बारे में मैं आपसे कह सकता हूँ कि वहाँ दीपोत्सव में दिए जलाकर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जो अयोध्या का जो नाम हुआ है, और ये जो कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव हुआ है, आज अयोध्या का हर वर्ग का आदमी चाहे किसी धर्म का हो, वो ये कहता है कि हाँ अयोध्या में चीज़ें बढ़ रही हैं, टूरिज्म में काम हो रहा है। अभी राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, लगभग जो है 40% से ज़्यादा काम जो है मंदिर का हो गया है, और दिसंबर 2023 तक मंदिर का काम जब कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट फेज़ का, तो निश्चय ही अयोध्या भी एक कल्चरल सेंटर ऐसा होगा जो वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ इन एरियाज़ को आगे बढ़ाने में काम देगा। मैं राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का सदस्य भी रहा हूँ, और मुझे इस बात का जो है अंदाज़ा नहीं था कि किस रूप में लोग जो है अयोध्या जाएंगे। अभी 4 दिन पहले मेरी बेटी ने बताया कि उनके जानने वाले एक सज्जन हैं, साउथ इंडिया के हैं, और ही इज़ अबाउट 82 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने कहा मेरे मरने से पहले मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अयोध्या में राम जी के दर्शन कर सकूं। व्हीलचेयर बाउंड है, उनकी वाइफ कैंसर पीड़ित है, वो भी लास्ट स्टेज पर है, लेकिन वो अयोध्या देखना चाहते थे। ये जो चीज़ है, हमारा जो धर्म है, जो हमारी आस्था है, जो हमारा विचार है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे इकोनॉमिक उसका जो मॉडल है, उसको अगर हम साथ बनाएंगे तो देश दुनिया में जो उत्तर प्रदेश का जो एक आधार था राम का, शिव का, और अगर हम मथुरा की ओर देखें तो अभी हम लोग इस पर भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि वृंदावन पर हम लोग काम शुरू करें, और वृंदावन पर भी बहुत जल्दी जो है काम शुरू होने वाला है। तो पूरे ब्रिज क्षेत्र में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होगा तो निश्चय ही वहाँ का ऑटोमेटिक कल्चरल डेवलपमेंट होगा। ये एरिया भी जो है हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं बहुत ज़्यादा समय ले चुका हूँ ऑलरेडी। आई कैन गो ऑन एंड ऑन दिस एरिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन धार्मिक डेवलपमेंट। मेरे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि यूपी ने अभी तक 10% भी अपना पोटेंशियल धार्मिक डेवलपमेंट का अचीव नहीं किया है। अभी उन्होंने जो है माननीय गृह मंत्री जी से शिलान्यास विंध्यवासिनी धाम का कराया, वहाँ का कितना पोटेंशियल है, जो बुद्धिस्ट साइट्स है उनका पोटेंशियल है, जो पूरे प्रदेश में तमाम सारी जगह हैं जहाँ हमारे हर शहर में हर जगह कोई ना कोई सिद्ध स्थान है, उसका जो पोटेंशियल है उसको आगे ले जाने की आवश्यकता है। अभी सदगुरु जी भी आए थे, मुख्यमंत्री जी से मिले थे, वो भी अपनी एक जो है शिव की स्टैचू यूपी में लगाना चाहते हैं, और वो अगर लगाया जाएगा तो वो भी एक सस्टेनेबल मॉडल होगा। बिकॉज कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल दिल्ली के आसपास अगर डेवलप किया जाता है तो लोग वहाँ जरूर जाएंगे, और उस प्रदेश की, हमारे प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए निश्चय ही मील के पत्थर बनेंगे। मैं इस अवसर पर पुनः ये कहना चाहूँगा कि अगर हम इकोनॉमिक साइड पर देखें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैंने दिया कि अराउंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 900 crores, the economy has been able to recover that money within 3 months, maximum of 6 months. So ये जो सस्टेनेबिलिटी का जो मॉडल है, ये बड़ा फास्ट मॉडल है, इसको यूपी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। टूरिज़्म, कल्चर, रिलीजियस टूरिज़्म ज़बरदस्त स्कोप है।
जो नई ट्रेन्स आ रही हैं, जो नई फ्लाइट्स आ रही हैं, जो नया मूवमेंट है। वाराणसी इंसिडेंटली it is one of the busiest airports now because there is a lot of movement, and suppose आज हम वाराणसी का मूवमेंट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से कर दें, वाराणसी का मूवमेंट अदर इंटरनेशनल लोकेशन से कर दें, तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंटरनेशनल वहाँ पर आएगा। इट्स ऑल्सो एन एकेडमिक सेंटर, एक बार एक कल्चरल सेंटर है, एक एकेडमिक सेंटर है, एक फूड का सेंटर है, एक म्यूज़िक का सेंटर है, एक कह लीजिए टूरिज़्म का सेंटर है। ये सब मर्ज करके एक जगह जब आएंगे तो सस्टेनेबिलिटी ज़रूर होगी। आई वुड वंस अगेन थैंक इंडिया थिंक काउंसिल। मैं इंडिया थिंक काउंसिल और सौरभ जी, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मंच पर मुझे आपने बुलाया। सामान्यतः मेरा निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं जो है आप लोग के बीच में आकर अपने को रिफ़्रेश करने का जो मौका मिला है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। जय हिंद। मैंने कुंभ की तो अभी बात ही नहीं की है, उसके बारे में भी मैं बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ। हाँ हाँ। तो वहाँ से मैंने बहुत सारी साड़ियाँ खरीदी और वो साड़ियाँ थाईलैंड में एक माइलस्टोन की तरह एस्टैब्लिश है। और मैं कह सकती हूँ कि जो इकोनॉमी की बात हुई, ग्लोबल इकोनॉमी, तो वहाँ हर कोई पूछता है कि साड़ियाँ कहाँ की हैं, और इतने सारे लोगों ने अब शुरू कर दिया वाराणसी से साड़ियों का लेना। और वहाँ की जो हमारी राजदूत महोदया है, वो खुद उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, आप जब भी भारत जाओ तो मेरे लिए इस तरह की साड़ियाँ जरूर लाना। देखिए, मैं भूल गया, मेरी गलती है कि मैंने कुंभ का जिक्र नहीं किया, और कुंभ में मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था। जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से इलाहाबाद का नाम प्रयाग किया था, तो मैं मौके पर ही था उनके साथ में, और वो पूरा मोमेंट और वो पूरा जर्नी कुंभ की ज़बरदस्त रूप से जो है आई वुड से आई ओपनिंग है। कुंभ के बारे में भी मैं 1 मिनट में बस बता दूं कि 25 करोड़ लोग वहाँ गए। पूरा प्रयाग लगभग 2 से 2.5 हज़ार करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा। अगर उसकी भी इकॉनमी हम लोग कैलकुलेट करें तो जितना पैसा सरकार ने खर्च किया होगा, उससे ज़्यादा पैसा जो है लोगों ने वहाँ जाकर खर्च किया होगा, जिससे प्रदेश को अपने टैक्सेस में, अपने रेवेन्यूज़ में कहीं ना कहीं मिला होगा। 2025 में पूर्ण कुंभ होने जा रहा है, और उसकी भी तैयारी इस बार प्रदेश सरकार करेगी, और इस बार दुगने साइज़ का लगभग कुंभ होगा, ऐसा विचार है। तो सस्टेनेबिलिटी, धार्मिक सस्टेनेबिलिटी का मॉडल मैं कहना चाहूँगा, इंसिडेंट फ्री क्लीन कुंभ, स्वच्छ दिव्य कुंभ जैसा उस समय नाम दिया गया था, ये हुआ है। ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक बड़े पूरे विश्व के सबसे बड़े इवेंट को कैसे मैनेज करके उससे बेनिफिट्स ऑल अराउंड किए जा सकते हैं। वो मैं तो कुंभ के पूरे दौरान रहा हूँ। कुंभ में साधारणतः या तो गांव के गंवई लोग जाते हैं, या धार्मिक लोग जाते हैं, बूढ़े लोग जाते हैं। इस बार यंगर लोग गए, बिकॉज उनको लगा कि कुंभ में जाकर नदी में डिप लेकर, जो है संगम में डिप लेकर, ये अकेले कोई धार्मिक इशू नहीं है, ये आदमी को, आदमी के मन को, आदमी के डेवलपमेंट के लिए, एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए जो है उनके लिए बहुत आवश्यक है कि एक यंग आदमी जाकर देखे इतनी बड़ी भीड़ के बीच में आस्था का क्या कारण है कि लोग आते हैं, और लोग बुलाए नहीं जाते हैं, अपने आप आते हैं। और उस आने के बाद क्या चीज़ें होती हैं, कितने लोगों के विचार आते हैं, कितने मंच तैयार होते हैं, कितने मंचों पर विचार विमर्श होता है, कितने मंचों पर नाच गाना डांस कल्चर होता है, कितने मंचों पर खान पान होता है, सभी लोग बैठ के साथ खाना खाते हैं, कितने हमारे जो साधु संत हैं उनके कितने सारे रिचुअल्स हैं, न जाने कितने लोग ऐसे आते हैं जो पूरे अपना जीवन जो है वो एनोनिमिटी में उन्होंने व्यतीत किया है। उनसे बातचीत करके उनसे लाभ लेकर आगे बढ़ने। साड़ियों की जो बात आपने कही, थैंक यू वेरी मच।